नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज फिर कोरोना के लॉजिक्स पे चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस पे जिस तरह की चीज़ें वो करते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है और उससे क्या बदलने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूँगा इस पूरे नए वेरिएंट की, यूरोप के रवैये की, अफ्रीका की, और शुरुआत करूंगा भारत से। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत शुरू करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो के ख़त्म होने पर एक बारकोड मिलेगा, उसके ज़रिए भी आप हमको भुगतान कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जो है वो जो भी आप अंशदान देना चाहें वो उसके ज़रिए हमको मिल जाएगा। अभी हाल में मैसूर से एक खबर आई थी, कर्नाटक के धारवाड़ के SDM कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोरोना संक्रमण का एक बड़ा रोचक मामला आया। यहाँ कुल 182 छात्र कोरोना की चपेट में आ गए और ये सभी लोग दोनों डोज ले चुके थे और ये आंकड़ा गुरुवार तक 66 का था। मतलब आप सोचिए 66 से सीधे 182, 3 गुना केसेस हो गए, क्योंकि ये एक पार्टी में गए थे और एक जिसको कहते हैं फ्रेशर्स पार्टी थी, उसमें ये लोग हिस्सा लेने गए थे। सारे मेडिकल स्टूडेंट्स थे, सब लोग फ्रंटलाइनर्स थे जिनको कोरोना का टीका सबसे पहले लगाया गया था। अब इस घटना के बाद में हो सकता है आप ये कहें कि ये तो साइंस कहता है कि अगर आपको टीका लग गया है तो टीका लगने के बाद में आपको संक्रमण हो सकता है, आप पॉजिटिव हो सकते हैं। और टीका लगने का मतलब ये कतई नहीं है कि अब आपको कोरोना पॉजिटिव आप कभी नहीं होंगे। ये सत्य है, ये आप मानते हैं। लेकिन मैसूर पे अगर ये सत्य लागू होता है तो ये सत्य बोत्सवाना पे लागू क्यों नहीं होता, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लागू क्यों नहीं होता। हम मैसूर के नज़रिए से बोत्सवाना को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोत्सवाना की। बोत्सवाना का जो वेरिएंट है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, बात सही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये उन लोगों में लग रहा है जिनको दोनों टीके लग चुके हैं, उनके अंदर भी ये पॉजिटिव पाया गया है। दोनों टीके लगने के बाद में घातक केस जिनको कह सकते हैं आप, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन है, सीरियस इलनेस है और निधन है, ये वैसे भी काफ़ी जगहों पे थोड़ा थोड़ा देखने में आ रहा है। हालांकि ये दावा है कि टीके लगने के बाद में लोगों को ये काफ़ी कम हो जाती हैं फैटेलिटीज़ और ख़तरनाक केसेस, लेकिन ये कायम रहते हैं। उसके बावजूद अफ्रीका का जो वायरस आया है जिसको लेकर सारा दुनिया में बवाल हो रहा है, उसके मामले में अभी तक एक भी फैटेलिटी और एक भी हॉस्पिटलाइजेशन गंभीर वाला उस तरह से जानकारी में नहीं आया है। अब बड़ा मसला ये है कि इस वायरस में अगर ये नहीं है तो क्या है। देखिए, इसको सिंपल तरीके से अगर आप समझें, मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसके अलावा ज्ञान क्या है, मेरी जानकारी बहुत सीमित है। और वो ये है कि अगर आपको कोई भी तरह की बीमारी हो गई है एक बार, ख़ास तौर पे कोरोना का आपको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, कुदरत का टीका लग गया, तो कोरोना आपके पास आएगा, आ ही जाएगा, उसको आप रोक तो सकते नहीं हैं। और अभी तक का जो रिकॉर्ड है, अभी तक का जितने भी वेरिएंट आए हैं, एक भी वेरिएंट ऐसा नहीं है जिसने नेचुरल इम्यूनिटी वाले आदमी को दोबारा से कुछ नुकसान पहुंचाया हो। नुकसान पहुंचाने का मतलब ये अस्पताल पहुंचाया हो या उसका निधन हुआ हो। मतलब कोई भी इस तरह का कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें कि दोनों टीके कुदरती इम्यूनिटी के बाद में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुसीबत कोरोना से आई हो। अगर ये वेरिएंट का नाम A होता है, B होता है, C होता है, D होता है, अगर उससे आदमी के इन्फेक्ट होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो उस पॉजिटिव के चक्कर में भी पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो सारा बवाल हो रहा है इस पॉजिटिव के कारण हो रहा है। अब आपको बता रहा हूँ कि इस बवाल के कारण क्या हो रहा है कि लगातार जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो एक रायता फैलाने में लगा हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने सारे अफ्रीकी देशों से आने वाली फ़्लाइट्स को बंद कर दिया है। कहा है कि अफ्रीकी देशों से फ़्लाइट्स आएंगी तो हमारे यहाँ ये नया वाला वेरिएंट आ जाएगा, कोरोना फैल जाएगा। अमेरिका में भी ये काम कर दिया है और उसमें साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, लेसोथो, एस्वातिनी, मोज़ाम्बिक और मलावी, उनकी फ़्लाइट्स को रोक दिया है।
पहले ये काम यूरोपियन यूनियन ने किया था और उनका कहना है कि ये जो वेरिएंट है ये इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने घोषित कर दिया है। अब अगर WHO ने किसी एक वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है, इसके कारण अगर फ़्लाइट्स रोकी जाएं, तो पहले भी 4 और वेरिएंट हैं जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, पहले से मौजूद हैं। ये तो कल घोषित किया गया है। बाकी के वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स के रहते आपकी फ़्लाइट यात्रा सारी चल रही है, इसके ज़रिए क्यों रोक दी गई? WHO अभी भी कह रहा है कि इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, हम पता लगा रहे हैं और इसके बारे में जो दावा वहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है उसके आधार पर थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन UK के वैज्ञानिक कह रहे हैं चिंता की ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि ये टीके जो हैं वो इस पर काम करेंगे, मतलब कि नेचुरल इम्यूनिटी भी काम करेगी। जब भी फेल होगा दोनों ही चीज़ें होंगी, टीका भले ही फेल हो जाए लेकिन नेचुरल इम्यूनिटी फेल नहीं हो सकती। तो ऐसे में ये नया वेरिएंट जो है वो खतरे की बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि यूरोपियन यूनियन इतना फुदक क्यों रहा है और अमेरिका इतना परेशान क्यों है? अब अगर दोनों जगह के आंकड़े मिलाएं, दोनों महाद्वीपों के, यूरोप के और अफ्रीका के, तो आपको पता चलेगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ज़्यादा बीमारी कहाँ फैल रही है? यूरोप में फैल रही है। कम बीमारी कहाँ फैल रही है? अफ्रीका में फैल रही है। मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। यूरोप का जो आंकड़ा है 1 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच में 3,880 लोग यूरोप में मर चुके हैं, जबकि अफ्रीका में सिर्फ 150 मौतें हुई हैं। यानी आप सोचिए कहाँ 3,880 लोग और कहाँ 150 लोग, कहाँ 4,000 के करीब लोग, कहाँ 150 लोग। और जिसके यहाँ 4,000 मौतें हुई है वो 150 वाले की फ़्लाइट्स बैन कर रहा है। जिसके यहाँ बीमारी फैली हुई है, मिसमैनेज्ड है, वो ही दुनिया का गुरु बन रहा है और सबको सबसे ज़्यादा ज्ञान दे रहा है। अमेरिका की स्थिति भी आपको पता है। यूरोप में अगर आप केसेस आने का आंकड़ा लिखें तो 3,63,000 केसेस पूरे यूरोप में आए हैं इस अवधि में, जो मैंने आपको अवधि बताई 1 अक्टूबर से 26 नवंबर की। जबकि अफ्रीका में कुल 4,200 केसेस आए हैं, 4,200। यानी अफ्रीका में इस नए वेरिएंट की मौजूदगी के बावजूद केसेस भी कम तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मौतें भी कम हो रही हैं। जबकि यूरोप में ये दोनों कई 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 गुना ज़्यादा है। उसके बावजूद यूरोप अफ्रीका की फ़्लाइट्स पे बैन लगाता है। ये याद कीजिए, ये वही ब्रिटेन है जो भारत की फ़्लाइट्स पे बैन लगाता है। जब भारत भी टाइट कर देता है तो खोल देता है। सबसे पहले केंट वेरिएंट या जिसको अल्फ़ा वेरिएंट कहते हैं वो भारत में यूरोप से ही आया था, ख़ास तौर से UK से आया था। उसके बावजूद ये दूसरे देशों पे इस तरह का, देखिए अगर आप वो ख़तरनाक वेरिएंट है, रेडिएट ऑफ कंसर्न है, तो तीनों वेरिएंट ऑफ कंसर्न और भी है, सब पे रोक लगाओ। आपके यहाँ बाकी के 3 वेरिएंट ऑफ कंसर्न मौजूद हैं। डेल्टा वेरिएंट आपके यहाँ मौजूद है और दूसरे का ओमिक्रॉन जिसके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप दादागिरी कर रहे हैं। अब एक बहस और बचती है, बार बार एक सवाल उठ रहा है कि ये वायरस कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ होगा। एक अनुमान आया है कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके एंटीबॉडीज़ इतने पावरफुल नहीं होते कि वायरस को ख़त्म कर सकें। वायरस उनके अंदर जाता है, उनकी सेल के अंदर जाता है और उनके एंटीबॉडीज़ के अंदर जाता है, लेकिन एंटीबॉडीज़ उसको नष्ट नहीं कर पाते, वो जीवित वापस आ जाता है और वहाँ से वो एक अनुभव लेकर आता है, जिस अनुभव के आधार पर वो अधिक सशक्त हो जाता है और वो इम्यूनिटी को पार करना सीख जाता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो जो कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं उनके ज़रिए ये हो सकता है। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो HIV वाले लोग होते हैं, HIV वायरस से पीड़ित लोग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है और हो ना हो ये किसी HIV वाले के अंदर से आया है, ये इनका एक अनुमान है। अब आप थोड़ा पीछे चले जाइए। एक नोबेल प्राइज़ विजेता थे ह्यूग मॉन्टियर, उन्होंने एक दावा किया था कि ये दवा जो है इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ लोग जो होंगे उनके अंदर अगर आप इतना वाइड लेवल पे टीकाकरण करेंगे तो जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ लोग हैं उनके अंदर जाएगी और एंटीबॉडीज से निकल के नया वेरिएंट बन के आएगी और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आएगी। ये उनका दावा था। उनके दावे का अति सरलीकरण, ओवर सिंप्लीफाइड करके, उनकी बैशिंग करके उसको बात को ख़त्म कर दिया गया और उनकी बात का मतलब ये निकाल दिया गया कि टीका लगाने से सब लोग मर जाएंगे, जो कि उनकी बात का सीधे मतलब नहीं था। और भी लोग मॉस वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ जो वैज्ञानिक रहे हैं वो अक्सर इस बात से चेताते रहे हैं
कि लेकिन अभी तक जो उन्होंने डराया था उस हिसाब से डर नहीं है, उस हिसाब से चिंता की बात नहीं है। इसलिए समय के आधार पर उनकी भविष्यवाणियाँ उतनी घातक और ख़तरनाक साबित नहीं हुई हैं जितने कि हम लोग को समझाया गया था या हम लोग समझ रहे थे। अब एक और सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि अब नए सिरे से अब आप पता करिए। मेरा मानना है कि जब भी कोई नया वेरिएंट आए तो अलग अलग वैक्सीन कंपनियों की तरफ से दावा आ रहा है कि हमारी वैक्सीन के अंदर ये काम नहीं कर सकता, हमारी वैक्सीन के सेफ़ है। एक तो ये डाटा पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं, क्योंकि WHO अभी खुद ही उसको अध्ययन कर रहा है। जब WHO को पता ही नहीं है कि वो किस तरह से कंट्रोल करता है, क्या करता है, तो आप कैसे ये पता लगा सकते हैं कि वो आपके टीके का में उसके लिए प्रोटेक्शन है या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इधर उधर से दावे आने शुरू हो गए हैं। चूँकि ये कारोबार का मामला है, मैं कल बताऊंगा, कल जो वीडियो बनाऊंगा, कल या एक दिन बाद, कि किस तरह से कितना बड़ा कारोबार दवाओं का है, किस कंपनी ने कितने पैसे बनाए हैं, कौन सी कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है और कितना करप्शन इसके कारण फैल सकता है या फैल रहा है। ये सब बातें मैं बताऊंगा। तो जो कंपनियां हैं वो तो अपनी तरफ से दावा करेंगी। कंपनियों का तो हाल ये है कि उसने 7,000 लोगों को 3rd डोज लगा दिया बगैर हिंदुस्तान में अप्रूव हुए, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। अपने साइरस पूनावाला साहब ने, अंकल जी ने लगा दिया। तो अब सवाल इस बात का है कि इस पूरे हालात के बीच में हर कंपनी दावा करेगी, तो WHO को या किसी ऐसी संस्था को जो ईमानदारी से काम करने का दावा करती हो या ईमानदारी से काम कर सके, उसको अब इस नए वेरिएंट पे सारी वैक्सीन चेक करनी चाहिए। और मेरा मानना ये है, जब भी कोई नया वेरिएंट आए सारी वैक्सीन चेक करो और जिस वैक्सीन में इम्यूनिटी हो उसको अलाउ करो, बाकी को हटाओ। आपकी वैक्सीन चलती है, बहुत अच्छी बात है। समय के साथ कोरोना बदल रहा है तो वैक्सीन भी बदलनी चाहिए। जो वैक्सीन काम नहीं कर रही हैं उनको बंद कीजिए, और जो काम कर रही हैं उनको धंधेबाजी का ज़रिया बनाने के बजाय उनके सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उनके पेटेंट राइट फ्री कर देना चाहिए, ताकि वो वैक्सीन पूरी दुनिया बना सकें। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि आप जो है वो ये तय करें कि दुकानदारी किस स्तर तक जानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप समझ पाए होंगे कि यूरोप जैसे लोग, जैसे देश किस तरह से भेदभाव करते हैं। अफ्रीका में टीकाकरण बहुत कम होने के बावजूद भी वहाँ केसेस कम आ रहे हैं, वहाँ डेथ भी कम हो रही हैं। यूरोप में तो कई देश, अमीर देश ऐसे हैं जिन्होंने दबा के वैक्सीनेशन किया। अब ये अगर आप ये चार्ट देखें तो इस चार्ट में आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन एशिया में हुआ है, क्योंकि उसमें चीन भी है, भारत जैसे बड़ी आबादी के देश भी हैं, तो सिंगापुर जैसे देश भी हैं जिन्होंने 90-95% लोगों को लगा दिया। सऊदी अरब में भी बड़ी संख्या में लोगों को टीके लगे हैं। लेकिन यूरोप का नंबर दूसरा है। अफ्रीका में टीकाकरण कम हुआ है और केसेस भी वहाँ कम है। उसके बावजूद यूरोप वाले जिन्होंने जम के, जिनके यहाँ पे केसेस हैं, फैटिलिटीज़ हैं, वो अफ्रीका के ऊपर रोक लगा रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं अफ्रीका का डाटा गलत है, तो भैया ये तो गलत है। गरीब की भौजाई सबकी लुगाई वाला जो मानसिकता है वो हो गई। अफ्रीका वाला डाटा दे तो गलत है, तुम डाटा दो तो सही है। कोई डाटा की परख करने का कौन सा तरीका? हम कैसे भरोसा करें कि ब्रिटेन सही डाटा दे रहा है, अमेरिका सही डाटा दे रहा है, अफ्रीका गलत डाटा दे रहा है? इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, मजबूती के साथ में बातों को शेयर करें। हम अभी भी इस बीमारी को समझने की प्रक्रिया में हैं और इससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझने की प्रक्रिया में हैं। जहाँ जहाँ जितने जितने लोग इसके बारे में नई नई जानकारी हासिल करेंगे, उतना स्वतंत्र सोच ले पाएंगे। कुछ फैसले अगर लेने पड़े तो वो उनके वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होंगे। मेरा सीधा इरादा है सीधी जानकारियाँ देना, आपको जानकारी पहुँचाना। और इस वक्त जानकारी ये है कि दुनिया में नया वेरिएंट आया है, उस वेरिएंट को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। इस तरह के इनपुट्स जो हमारे लोगों के, इन सबको मिला के भी अगर कोई रणनीति तैयार करेगा तो शायद एक बेहतर रणनीति तैयार हो सके। नमस्कार, जय हिंद।